So biomolecules is something that is living, molecules that are present in living system. You can talk about living cell, living tissues, living organisms. Okay, now how will you know that what are the things that are present in living cells? अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ living tissues ही होंगे. It will contain both living, जिसको हम जनरली ऑर्गेनिक से एसोसिएट करते हैं, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसको हम जनरली इनऑर्गेनिक से एसोसिएट करते हैं. तो अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताओ, व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक? So what do you mean by organic? Organic is made from wastage of living organism, or that. And inorganic means that are not made from Organic, that is बोलिए, मैं सुन रही हूँ. कंटिन्यू. organic means that is which is obtained naturally, or there is no involvement of any chemicals in it. ओके, आपने सुना होगा जनरली हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड की, राइट? ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक हेयर डाई, ऑर्गेनिक मेडिसिन. तो ऑर्गेनिक मतलब समथिंग विच हैज कंप्लीटली बीन डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. उसमें कुछ भी केमिकली हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. एक और मीनिंग ऑर्गेनिक का होता है, लाइक आई टोल्ड यू, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज मेड अप ऑफ कार्बन. तो व्हेन आई से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स. आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, है ना? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कौन से कंपाउंड है जो आपने अभी तक पढ़े हैं? थोड़ा याद करके बताओ. Which compounds are made up of hydrogen and carbon? 10th स्टैंडर्ड का याद करके बताओगे तो भी. CH3COOH. सॉरी, फिर से बोलो. CH3COOH. Okay, CH3COOH. Who is Asad Khan? Anyways, so CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, जो हम विनेगर को कहते हैं और जो हम चाइनीज फूड प्रिपेयर करने में यूज करते हैं. तो एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रक्टोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो एनीथिंग that is made up of carbon, hydrogen and generally we take oxygen also, it is organic. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन से बना है, पर वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है. तो इनऑर्गेनिक मतलब जो हमने नॉन लिविंग थिंग से डिराइव किया है, ऐसे कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग से डिराइव किए हैं ऐसे कंपाउंड. ठीक है? ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू अवर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? यस मैम. ओके, अब यहाँ पे आप कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे सपोज मैंने आपको एक सेल दिया, या मैंने आपको एक टिश्यू दिया, या कुछ भी दिया. समझो मैंने आपको एक टोमेटो दे दिया, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो जब आप इसका केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस करते हो, तब आप क्या करते हो? जो भी आपको एनालिसिस से मिला है, आप उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या करोगे? देखो, यू विल टेक लिविंग टिश्यू. आप लिविंग टिश्यू लेंगे और उसमें क्या डालेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, राइट? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाटएवर. तो एसिटिक एसिड इज CH3COOH. मैं फिर से भी लिख के बता देती हूँ, CH3COOH. अब यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, मैं इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख के बता देती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा. सो दिस इज COOH. बहुत सारे O बोल दिए मैंने, 2 ही हैं O. सो दिस इज CH3COOH. अब आप इसके जो हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस कर दो क्लोरीन से. ठीक है, ये मैंने 1, 2 और 3
तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए क्लोरीन से। कितने क्लोरीन ऐड किए मैंने? 3। 3 का मतलब क्या होता है? ट्राई। क्या ऐड किया मैंने? क्लोरीन। क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोरो। तो किस में ऐड किया? एसिटिक एसिड में। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। कंपाउंड से फेमिलियर हो गए? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड से? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड समझ में आ गया? यस। ओके। अब लिविंग टिश्यू में हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड किया मतलब उसको पीस लिया। पेस्टल एंड मॉर्टर, घर में वो अदरक कूटते हैं ना चाय बनाने के लिए, उसको बोलते हैं पेस्टल एंड मॉर्टर। तो लैब में भी वैसा पेस्टल एंड मॉर्टर होता है। तो हमने उसमें ऐसे ऐसे करके उसको ग्राइंड किया और क्या बन गया? स्लरी बन गई। अब ये जो स्लरी बनी इसको फिल्टर करोगे, तो फिल्टर करोगे तो आपको दो चीजें मिलेगी। एक मिलेगा रेसिड्यू जो ऊपर रह गया, एक मिलेगा फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया। तो सपोज ये मेरा फिल्टर है, ऑब्वियसली इसमें होल्स होंगे। होल्स मैं पिंक कलर से दिखा देती हूँ या व्हाइट कलर से दिखा देती हूँ। तो देखो इसमें होल्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने अपना फिल्ट्रेट डाला, जो ऊपर रह गया यहाँ पे उसको मैं बोलूंगी रेसिड्यू, और जो नीचे आया यहाँ पे उसको मैं बोलूंगी फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट हमको मिला है उसका क्या करेंगे? लेट अस सी। सो यू हैव टू फिल्टर द स्लरी टू ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस like filtrate, acid soluble and retentate which is acid insoluble। retentate बोलो या रेसिड्यू बोलो एक ही बात है। तो दो चीजें मिली हमको। कौन सी दो चीजें मिली? एक तो फिल्ट्रेट मिला, लिक्विड वाला पार्ट, वो कैसा है? एसिड सॉल्यूबल है। और एक जो रेसिड्यू ऊपर रह गया वो कैसा है? वो एसिड इनसॉल्यूबल है। इस तरह से हमको दो कंपोनेंट्स मिल गए। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे सेपरेट करेंगे? सिंपल है, जो भी टिश्यू है उसको आपको बर्न करना है। जैसे कि मुझे जानना है कि कैरेट में कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अगर मैं बोलती हूँ कैरेट में जिंक है, पोटेशियम है, आयरन है, व्हाटएवर, कॉपर है, जो भी है, हाउ विल आई एंश्योर इट? तो सबसे पहले तो मुझे उसको बर्न कर देना है। जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब क्या बचेगा? अब ऐश बचेगा। ऐश मतलब क्या है? Powder. करेक्ट, राख। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं राख। तो जो राख बचेगी, ऐश बचेगा, उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, पर ये जो ऐश है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड एक भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, madam. ओके ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो नाउ वी कम टू, तो पहले तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया कि आप कैसे पता करोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। तो सपोज अगेन कैरेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कैरेट लिया, उसमें TCA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड डाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट कर लिए, उसको बर्न किया दूसरे टिश्यू को, उसमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट कर लिए। अब मैं आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बायोमोलिक्यूल, सो आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो अब इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स मुझे मिले, अब मैं उसको, पहले हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया था? उसके केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया था। अब मैं कैसे क्लासिफाई कर रही हूँ? मॉलिक्यूल के साइज पर से क्लासिफाई कर रही हूँ। अभी मेरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? अभी मेरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है साइज, ठीक है। तो अब मैं साइज के हिसाब से उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकती हूँ। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं बोल सकती हूँ मोनोमर्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसको मैं बोल सकती हूँ पॉलीमर्स। सॉरी, दो कैटेगरीज में, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल और बिग? Small.
स्मॉल। Small. और मैक्रो मतलब क्या? मैक्रो मतलब बिग। अच्छा, अब मोनोमर और पॉलीमर का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोमर एंड व्हाट इज पॉलीमर। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव गॉट फ्यू बीड्स। बीड्स मतलब समझते हैं ना, मोती। ठीक है, मेरे पास मोती हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे मेरे पास बहुत सारे मोती हैं या तो बीड्स हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, इनको एक धागा, एक थ्रेड, स्ट्रिंग लेके उसमें पिरो देती हूँ। तो अब ये क्या बन गया? अब मोती से सपोज आई हैव टेकन अ रेड कलर थ्रेड, अब मैं इसको एक ही धागे में पिरो देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब सारे मोती एक ही स्ट्रिंग में अटैच्ड हैं। तो अब ये क्या बन गया? पॉलीमर। तो जो भी मैंने नेकलेस बनाया वो क्या हुआ? पॉलीमर। लेकिन जब ये मोती अलग अलग थे, द सेपरेट यूनिट्स, दे विल बी नोन एज मोनोमर। समझ में आया आपको? मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मैनी, राइट? Understood children what is monomer and what is polymer? Yes. अच्छा, Yes, ma'am. जब हम लिविंग सिस्टम्स की बात करेंगे तो मोनोमर क्या होंगे? मोनोमर विल बी सर्टेन कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज ले लिया एज अ मोनोमर, तो बहुत सारे ग्लूकोज को मैं एक साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। कौन सा केमिकल बॉन्ड? वो डिपेंड करेगा कि आपका मोनोमर क्या है और आपने कौन सा पॉलीमर बनाया है। तो सपोज ग्लूकोज ग्लूकोज को ज्वाइन करना है तो आई विल हैव टू मेक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बहुत सारे ग्लूकोज को मैंने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया और फिर मैंने एक पॉलीमर बना लिया। वो पॉलीमर का नाम स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। अलग अलग तरह के पॉलीमर्स बना सकते हो आप विद द सेम मोनोमर, है ना? अगर मैंने रेड धागा लिया तो अलग तरह का नेकलेस बनेगा, येलो लिया तो अलग बनेगा, पर्पल लिया तो और भी अलग बनेगा। इसी तरह से सेम मोनोमर से अलग अलग पॉलीमर बना सकते हैं। कैसे? बाय चूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज एंड देन फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब सारे क्या हैं? ये सारे मोनोमर्स हैं। क्लियर है बच्चों? मोनोमर और पॉलीमर। Yes. Yes, ma'am. अब हम बायोमोलिक्यूल्स इन द लिविंग सेल्स, जहां पे मैंने टिश्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं कर लिया है अभी, इट इज स्टिल इन द लिविंग बॉडी, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये जो वर्ड है मेटाबोलाइट, कहां से आया? द वर्ड मेटाबोलाइट has come from metabolism. I'll again take a blackboard and explain you. Whiteboard I should be saying. Okay. अब मैं एक काम करती हूँ, तो एक वर्ड है मेटाबॉलिज्म, समझ लेते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? सो एनी आइडिया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? The sum total of the chemical reaction that occurring in your body simultaneously. Perfect. It was perfect. Okay. So the sum total of chemical reactions that are taking place in your body. बहुत कुछ हो रहा है आपकी बॉडी में। अब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं आपकी बॉडी में, उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कैन यू टेल मी दोस टू पार्ट्स? कुछ रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें चीजें ब्रेक हो रही है, कुछ रिएक्शंस हो रही मैम है। मैम दो में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। परफेक्ट। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जहां पे कुछ सिंथेसिस हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हुआ, ये एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म मतलब चीजें ब्रेक डाउन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया और अमाइनो एसिड रिलीज किए, तो ये कैटाबॉलिज्म है।
तो मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में रिएक्शंस हैं, रिएक्शन में सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, बहुत कुछ है, इंटरमीडिएट है, तो उनको मैं क्या बोलूंगी? उनको मैं बोलूंगी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे उनको? metabolites. Metabolites are the substances which are taking part in metabolism or reactions. अब ये मेटाबोलाइट्स को भी हम दो में क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर दोज which have identifiable functions and play specific roles in normal physiological processes. फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं आपके बॉडी में? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, बहुत कुछ चल रहा है ना? एंड ऑल ऑफ देम इंक्लूड वन और द अदर केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हो इसको, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। अब इसमें हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives you carbon dioxide plus water plus energy. Am I right? Simply मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ग्लूकोज एक मेटाबोलाइट है। ये मेटाबोलाइट का कुछ रोल है। क्या रोल है? ऑक्सीडाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोज एक मेटाबोलाइट हो गया। ऐसे बहुत सारे मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पे मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन्स वी शुड बी, वैसे चलो ठीक है लिख सकते हैं। सो ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसेस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन फंक्शंस। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now let us talk about secondary metabolites. Secondary metabolite का मतलब क्या है? These are the product of certain metabolic pathways. So product of certain metabolic pathways from primary metabolites. मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट कोई तो भी पाथवे में एंटर हुआ, टीसीए साइकिल हो सकता है, बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये पाथवेज में से प्राइमरी में कुछ और डिराइव हुआ, प्राइमरी में से कुछ और डिराइव हुआ, तो जो डिराइव हुआ उसको क्या बोलोगे? उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलोगे। जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, एंथोसायानिन, कैरोटिनॉइड। बताइए पिगमेंट्स कहाँ पढ़े हैं इससे पहले? 13 चैप्टर में। चैप्टर 13। करेक्ट। किससे रिलेटेड था वो चैप्टर? फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। तो हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस एक पिगमेंट की वजह से होता है। एक पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर कर पाता है। कौन सा पिगमेंट है वो? बेसिकली तो वो क्लोरोफिल ए है, पर उसके अलावा भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो या तो कलर देते हैं या तो सर्टेन रिएक्शंस करते हैं। तो एंथोसायानिन, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? या तो फ्लावर में प्रेजेंट होंगे या तो फ्रूट में प्रेजेंट होंगे। कैरोटिनॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? नाम से ही बता सकते हो। प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं, एक फ्रूट में भी होते हैं। फ्रूट बोल दो, वेजिटेबल बोल दो, कुछ भी बोल दो। कैरेट। करेक्ट।
और उसी की वजह से कैरेट को अपना कलर मिलता है। रेड कैरेट्स होते हैं, ऑरेंज कैरेट्स भी होते हैं। तो वो कलर किसकी वजह से है? पिगमेंट की वजह से। कौन सा पिगमेंट? कैरोटीनॉइड। उसी तरह से हमारे ब्लड में भी एक पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है वो? हीमोग्लोबिन। करेक्ट, Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। तो देखो हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना है। हीमोग्लोबिन कौन से दो पार्ट से बना है? हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? हीम का मतलब है आयन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट, लेकिन हीमोग्लोबिन हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट। समझ में आ रहा है? Yes. ओके। कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं, जैसे विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, कुरक्यूमिन। आई एम नॉट श्योर, पर शायद कुरक्यूमिन हल्दी में प्रेजेंट होता है और इसीलिए उसके कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक है या जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मतलब देखो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है, बट दिस कैन बी यूज्ड एज ड्रग। जिंजर में कुछ होगा, तुलसी में कुछ होगा, हल्दी में कुछ होगा, राइट? सो दीज आर ड्रग्स। अल्केलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन। तो ये हमने क्या किया, जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनको हमने क्लासिफाई कर दिया। ये पिगमेंट है, ये ड्रग्स हैं, ये अल्केलॉइड्स हैं, ये ऑयल्स हैं, ये पॉलीमरिक कंपाउंड्स हैं। वैसे सबकी अलग अलग इफेक्ट है। ओके, जैसे इसेंशियल ऑयल्स हैं, लेमन ग्रास ऑयल। पॉलीमरिक कंपाउंड है, रबर, गम, रेजिन्स। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये गम, रेजिन्स ये सब कहाँ पे स्टोर होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स Parenchyma. स्टोर होते हैं? Parenchymatous cells में. पेरेन्काइमेटस सेल्स में। और कब स्टोर होते हैं? थोड़ा सा जब सेकेंड। मैच्योर हो जाए तब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए उसके बाद. करेक्ट। थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ फिर से याद करो। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हो रहा था? बहुत सारा जाइलम बन रहा था और वो जाइलम के अंदर फिर क्या हुआ? चीजें डिपॉजिट होने लगी, टैनिन्स, रेजिन्स, क्या क्या डिपॉजिट होने लगा। और फिर उसका जो ल्यूमन था वो पूरा पूरा ब्लॉक हो गया एंड देन इट वाज नॉट एबल टू कंडक्ट वाटर। उसका फंक्शन क्या बन गया? बाद में स्ट्रेंथ बन गया। तो इस तरह के पॉलीमेरिक कंपाउंड्स जाइलम में भी स्टोर हो सकते हैं, पेरेन्काइमा में भी स्टोर हो सकते हैं, एंड सेल्यूलोज ऑफ कोर्स जो कि सेल वॉल में होता है। ओके, कभी कभी बार्क सेल्स में भी होते हैं। आपको पता है नीम का गोंद होता है, बबूल का गम होता है। बबूल का गम तो एडिबल है, खाते हैं उसके लड्डू बना के सर्दियों में। खाया कभी आपने? No ma'am. आया होगा, आपको याद नहीं है। बबूल का जो गोंद होता है ना, उसके लड्डू बनाते हैं। वो क्रिस्टल जैसा दिखता है, उसको घी में सेक के और फिर मिठाइयों में डालते हैं। मिल जाता है किसी भी प्रोविजन स्टोर पे, यू शुड सी। ओके, सो दैट इज अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब बात करते हैं हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो डिपेंडिंग अपॉन के वो प्रोटीन था या अमाइनो एसिड था। अगर अमाइनो एसिड था तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल था, अगर प्रोटीन था तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल था। तो मैक्रो मतलब क्या? मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिफाइन करना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, if the molecule is weighing more than 1000 Dalton in acid insoluble fraction। हमने दो फ्रैक्शंस निकाले थे ना, एक था एसिड सॉल्यूबल, एक था एसिड इनसॉल्यूबल। तो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्यूबल में ज्यादातर माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या थे? पॉलीमर थे, बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन करके बनाए गए। तो जब हम उसका मॉलिक्यूलर वेट मेजर करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को किस में मेजर करेंगे? डाल्टन में मेजर करेंगे, ग्राम या किलोग्राम में नहीं करेंगे, ठीक है? सो मॉलिक्यूल का वेट अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो वो मैक्रो है, 1000 डाल्टन से कम है तो वो माइक्रो है। समझ में आ गया आपको? मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो के लिए कितना वेट होना चाहिए बच्चों? 1000 डेल्टा से ज्यादा। करेक्ट।
अब उसके एग्जाम्पल्स भी स्क्रीन पे हैं, जरा बताओ तो मुझे पढ़ के एग्जाम्पल्स बताओ। Polysaccharides, nucleic acid, proteins and lipids. nucleic acid, protein and lipids. ठीक है, तो ये 4 बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो आपके हर एक सेल में प्रेजेंट हैं। पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है, मैंने आपको बताया मेनली 4 कंपाउंड्स हैं। फिर से बोल दो कौन से मेन 4 कंपाउंड्स हैं फिर से। Protein, carbohydrates, lipids and nucleic acid. ओके, Nucleic acid. अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये पॉलीमर हैं। पॉलीमर्स हैं तो किसी ना किसी मोनोमर के बने हुए होने चाहिए। वो मोनोमर सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। देखो मोनोमर तो कैसा भी बना सकते हो ना, ऐसा बना सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सारे मोनोमर्स सेम ले लिए। जैसे कि देखो यहाँ प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ शुगर, जिसको हम मोनोसेक्राइड भी बोल सकते हैं। लिपिड किसका बना हुआ है? फैट, ऑयल, वैक्स या स्टेरॉइड। केमिकली भी बाद में देखेंगे, अभी जनरल टर्म्स देख लेते हैं। सो फैट, ऑयल, वैक्स एंड स्टेरॉइड। पर न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? शुगर, ऑर्गेनिक बेस एंड फॉस्फेरिक एसिड। तो इसको आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, एक शुगर है, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिक बेस है, और उसके बाद एक फॉस्फोरिक एसिड है, फिर वापस से एक शुगर है इस तरह से, फिर एक ऑर्गेनिक बेस है इस तरह से, और फिर एक फॉस्फोरिक एसिड है। तो देखो यहाँ पे मोनोमर्स सेम नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स, है ना। तो मोनोमर्स सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। फ्लो चार्ट पढ़ के बताइए मुझे, प्रोटीन किसका बना हुआ है? Amino acid. Amino acid. करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ है? Simple sugar. Simple sugars. शुगर का। लिपिड किसका बना हुआ है? Fat, oil, oil, wax, oil, Steroid. न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? sugar, base, and organic base and phosphoric acid. organic base, phosphoric acid. ओके, ये क्लैरिटी के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर बाद में डिटेल में देखेंगे कौन सा फैट, कौन सा स्टेरॉइड, कौन सा अमाइनो एसिड। ओके, अब एक काम करते हैं, बिफोर वी गो इनटू द केमिकल डिटेल्स, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल देख लेते हैं। देखो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल में इफ यू सी परसेंट ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास, आइडियली आपके सेल में टोटल सेल्यूलर मास किसका होना चाहिए? देखो परसेंटेज वाइज प्रोटीन्स कितने हैं? 70 to 90%। कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं? मैम वो वाटर है मैम। मुझे सही परसेंटेज बोलोगे जरा टेक्स्ट बुक में से देख के? वाटर 70 to 90%, proteins 10 to 15%, Carbohydrates 3%, lipids 2%, nucleic acids 5 to 7%, and ions 1%. 1%. थैंक यू। अब अच्छे से देखते जाना, जैसे मैंने बोला कि दिस हैज समथिंग टू डू विथ योर लाइफस्टाइल। वाटर है 70 to 90%, प्रोटीन है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 और आयंस 1। मतलब आपके सेल को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड किसकी? वाटर की। तो हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम करोगे? Water. कितना कंज्यूम करते हो दिन में? डू यू कीप अ चेक? नो हम मैम। याद करके खाना खाते हैं,
खाने में भी जो हमारी टेस्ट बर्ड्स को प्लीज करता है, जो हमें स्वादिष्ट लगता है, जो हमें टेस्टी लगता है, वो ही खाते हैं। और वो भी खाना भी कैसा खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि अभी मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपका पसंदीदा नाश्ता हाजिर है, तो आपको क्या खाना पसंद करोगे, बताओ मुझे। श्रुजल, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? अगर अभी मैं बोलूं एकदम पसंद की चीज खा लो, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? सुशी। सुशी। किसका बना होता है तुम्हारा सुशी? जापानीज डिश है आई थिंक। हाँ वो हाँ, डोरेमोन में देखा था मैंने। फिश का होता है और फिश का होता है। हाँ उधर आता है। हाँ, उसको राइस के साथ खाते हैं। फिश और राइस होता है। मतलब हाँ, हाँ वैसा ही होता है, मतलब ठीक। पक्का नहीं बताया, मैं तो वैसा वाला नहीं, मैंने अलग खाया है इसलिए। ओके ओके ओके, तो ये जो भी है, अब ये थोड़ा सा मेरे एग्जाम्पल को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि फिश इज अ वेरी हेल्दी थिंग एंड मोरोवर सुशी इज नॉट नोन टू मेनी पीपल। इतना तो मुझे पता है कि फिश का बना है, जापानीज डिश है, पर ये नहीं लेंगे, कुछ कॉमन हाँ जो सबको पता है। तो हिमाद्री को पूछ, चाइनीज। हिमाद्री क्या खाना है तुमको? Yes, madam. क्या खाना है तुमको, क्या खाना पसंद करते हो? कुछ भी कुछ भी? खाओ, मैं हिमाद्री इसको कुछ